हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नेथन। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बट हम इसको वेरी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे और ये रिमेंबर भी करेंगे कि किस तरह से इसको याद रखा जाए। तो हाइपर कंजुगेशन या इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो चलिए, लास्ट हमारी वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थी, उसके एग्जांपल्स हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट के भी। तो चलिए अब हम हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? हाइपर कंजुगेशन को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या इसी को बोलते हैं बेकर नेथन। याद रखिए, जब हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है, जब हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है, जब हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज होता है, हाइपर कंजुगेशन जब बढ़ता है तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। तो क्या इफेक्ट आता है? उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जिस तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या सीन था? इंडक्टिव इफेक्ट का है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अल्काइल की चेन बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे वैसे वैसे ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जब हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट। जैसे कि हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? सपोज कीजिए कि एक कंपाउंड है, कोई सा भी आप कंपाउंड ले सकते हैं। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड है, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एसिड का ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं 1 प्रोपेनोइक एसिड। एसिड 1 प्रोपेनोइक एसिड। 1 क्यों बोला? क्योंकि 1 पे हम एसिड ग्रुप, फंक्शन ग्रुप लगाए। तो अब इसमें देखकर मुझे ये बताइए कि अल्फ़ा, सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है? तो याद रखिए, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप का जो से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन इसको बोलते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उससे जुड़ा हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको हमें नहीं गिनना है। इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। और इसी अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन होते हैं इसमें? 2। तो उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा कार्बन इसको बोलेंगे, और अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? सेकेंड टर्म आती है अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में। तो इसी को हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इसी को हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप। इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है अल्फ़ा कार्बन, ये होता है अल्फ़ा, ये दोनों क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो उस हिसाब से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी डिसाइडेड होती है। वो कैसे होती है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप की जगह लिया है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, इससे जुड़े हुए कोई भी पहले जो कार्बन होते हैं उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या कर सकता है? 3 हाइपर कंजुगेशन बनाता है। 3 हाइपर कंजुगेशन बनाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस का जो फंडा है,
ठीक है, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं हाइपर कंजुगेशन में। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा क्या स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा तो हाइपर कंजुगेशन भी ज़्यादा, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या फंडा होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हम थोड़ा डेफिनेशन पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो याद रखिए अल्फ़ा जो हाइड्रोजन होते हैं वो कंजुगेट होते हैं पाई बॉन्ड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, है ना। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, यही इसी कंपाउंड का एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसको हमने इस तरह से लिखा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाए हमने 3 हाइड्रोजन, फिर इससे जुड़े हुए ये जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने बोला है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है अल्फ़ा कार्बन वाला, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर। ये जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट हुए वैसे ही पाई बॉन्ड क्या होता है, किसके ऊपर आ जाता है, पाई बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बनाएगा, यहाँ देखिए ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, जिस पे अब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस चार्ज आ जाता है। फिर कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड लग गया क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ इधर। उसके बाद फिर यहाँ पे CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 और माइनस चार्ज। देखिए माइनस चार्ज यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड उठ के यहाँ आया, ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के इसके ऊपर आया और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, तो इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ माइनस चार्ज आया। तो यहाँ पे जो नो बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, आप देख लीजिए इस हाइड्रोजन पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। आपने रेजोनेंस पढ़ा है, रेजोनेंस क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि हमने बेंजीन में देखा था इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं जो रेजोनेंस के थ्रू शिफ्ट करते हैं और अपने स्ट्रक्चर को, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। तो रेजोनेंस इस तरह से, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसलिए इसको हाइपर कंजुगेशन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ती है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, ये 4 मैंने कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हैं। तो ये है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो मैंने आपको बताया जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो सबसे फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसी से जुड़े कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें मुझे देखकर बताइए कि यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी इससे जुड़ा हुआ अल्फ़ा कार्बन नहीं है, मतलब कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये जो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कितने कार्बन है, 1 कार्बन, मतलब 1 अल्फ़ा कार्बन है। और 1 अल्फ़ा कार्बन से जुड़े कितने हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें मुझे देख के बताइए इस फंक्शनल ग्रुप से, ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप से कितने अल्फ़ा कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए देख कर बताइए, इससे जुड़ा है 1 कार्बन, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, मतलब 2 अल्फ़ा कार्बन है, और इन दोनों से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है, 3 इसके पास है और 3 इसके पास है। तो कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस पे हो गए 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, ये है टर्शरी कार्बोकेटायन। इस फंक्शनल ग्रुप के से जुड़े हुए 3 अल्फ़ा कार्बन मौजूद हैं। तो तीनों अल्फ़ा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 6 और 9। तो इसमें टर्शरी कार्बोकेटायन में कितने होते हैं, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब मुझे आप देख के बताइए, जैसे हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन दीज आर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसका
इस तरह से स्टेबिलिटी का चार्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें है टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं जिससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट उठ के आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसमें एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन लगभग सिमिलर ही काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों के आंसर में टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा उसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये थंब रूल आप याद रखिए। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं कि आगे हमें और क्या देखना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हाइपर कंजुगेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताएंगे किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कि बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वीडियो एंड तक मत देखिए। ठीक है, आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।